नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस साइंस क्लास में, जहां पे हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, चाहे ज्योग्राफी हो या साइंस हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीआरई थर्ड में इन दोनों नोट्स से 46 प्लस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्लास कर रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे यहाँ से बिल्कुल कम कीमत में इन दोनों नोट्स को बाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर भी पीडीएफ और कुछ नोट्स आते रहते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चूँकि केमिस्ट्री का ये चैप्टर तो थोड़ी सी आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिया गया है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कैसे रिएक्शन कर रहे हैं? तो मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कुछ न कुछ चीज़ें बनाएगा। तो ये जो मैग्नीशियम जो है और ये जो ऑक्सीजन है, जब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो इन्हीं को अभिकारक कहा गया है, मतलब रिएक्टेंट कहा गया। मतलब कि दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारक जो है रिएक्टेंट कहलाते हैं, जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं। अब इनके रिएक्शन के साथ कुछ ना कुछ बनता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाया या प्रोडक्ट कहलाया। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, इसी को हम लोग अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं। इस बात को आप समझ गए कि अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं और उनके रिएक्शन के परिणामस्वरूप एक नया जो चीज़ बनता है उसी को उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका सूत्र है मैग्नीशियम का Mg और O2 आपकी ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो MgO बना रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं नीचे, तो ध्यान रखिएगा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब कि अगर लोहे पर जंग लग रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन है और कहा जा रहा है कि जिसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसी को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और यही टीआरई थर्ड में पूछा जा चुका है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। अब देखिए ये नोट्स कितना महत्वपूर्ण है कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जा रहा है। यानी लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है और टीआरई थर्ड का ये प्रश्न है। आप जो है क्वेश्चन पेपर उठा के मिला लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे ए और बी जो है ये दो अलग अलग अभिकारक हैं और दोनों अभिकारक अलग अलग हैं, लेकिन दोनों रिएक्शन करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ए और बी, ए बी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल परिणाम या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, CaO प्लस H2O का जब रिएक्शन हो रहा है तब CaOOH का होल 2 यानी बुझा हुआ चूना बन रहा है। इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन जब दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप मीथेन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग अभिकारक हैं, लेकिन जब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तब एक अलग उत्पाद बन रहा है जिसे मीथेन कहा गया है। तो संयोजन का मतलब है कि दो अलग अलग अभिकारक क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तब तीसरा कोई उत्पाद का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने का उपयोग दीवार की सफेदी करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो बुझा हुआ चूना होता है इसका प्रयोग जो है दीवार की सफेदी करने में प्रयोग किया जाता है। और दीवार जो है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, यानी बुझा हुआ चूना की वजह से ये चमकता है। संगमरमर जो है इसका फार्मूला है CaCO3, ठीक ना। अब CaOH का होल 2 प्लस CO2 जो है ये जब रिएक्शन करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम और H2O यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके कोई तीसरा जो है
उत्पाद का निर्माण करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा बन सकता है, जैसे कि नीचे वाले के समूह में देखा था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वियोजन है इसमें क्या होता है, अभिकारक एक होते हैं लेकिन उत्पाद कई बन जाते हैं। मतलब कि एक अभिकारक से कई उत्पाद का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए 2FeSO4, तो यहाँ पे 2FeSO4 जो है, इससे जो है इस अभिकारक से कई प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, जैसे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। उसी तरह से CaCO3 जो है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, CaO बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे दो उत्पाद बन रहा है, एक जो है अभिकारक से। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण हुआ, यहाँ पे एक अभिकारक से तीन उत्पाद का निर्माण हुआ, इसी को वियोजन बोलते हैं। मतलब कि एक अभिकारक जब रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ से कई उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आप समझ गए, संयोजन में दो अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, जबकि वियोजन में एक अभिकारक से कई उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जो अभी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, उसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। और तो ध्यान रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में जो है इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया को एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और ये जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब ये है कि इसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है यानी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्वसन, ठीक है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो हमारे अंदर से क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तभी हम लोग कार्य करते हैं। आप ऐसे भी समझिए कि जब आप अपने नाक पर हाथ रखते हैं तो पता चलता है कि हमारे नाक से क्या होता है, गर्म हवा बाहर निकलती है, ठीक ना। जबकि वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात कर लें तो वियोजन अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें यह जो है ऊष्माशोषी जो है अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहने का मतलब है कि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें हीट ऑब्जर्व होता है, हीट इसके लिए जरूरत पड़ती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्फ़ का पिघलना और वाष्पीकरण। देखते हैं जब बर्फ़ को हीट प्रदान किया जाता है तो पिघलना शुरू करता है, उस तरह से वाष्पीकरण है। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है आपके वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक ना। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा अभिक्रिया है, ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित करके तीसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब कि यहाँ पे होता क्या है कि एक अभिकारक जो है दूसरे अभिकारक को वहाँ से हटाकर तीसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए कि ए और बी दोनों साथ साथ हैं और एक ए सी है, तो सी क्या करेगा, सी जो है ये बी को यहाँ से हटा देगा और ए के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेगा और ए सी हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। यही बात कहा जा रहा है, ठीक ना, कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को वहाँ से हटाकर तीसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। जो सी है वो बी के हटा के ए के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहा है और बी अलग हो गया, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे Fe जो है आयरन है, या CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है। अब आयरन क्या करे, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जो है अलग कर दिया और आयरन जो है सल्फेट के साथ संबंध बना लिया और आयरन सल्फेट बन गया, ठीक ना। FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया, जबकि कॉपर जो था यह सल्फेट के साथ में था, ठीक ना। ऐसे ही नीचे देखिए तो जो जिंक है, तो जिंक है यह कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो जिंक और ये जो सल्फेट है एक साथ हो जा रहे हैं और कॉपर यहाँ से अलग हो जा रहा है, कॉपर अलग हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जिंक और सल्फेट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और उसको कॉपर को अलग कर दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। मतलब कि एक जो है अभिकारक वहाँ से विस्थापित हो गया। आप इसको समझ रहे हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अभिकारक एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि एक्सचेंज वाला मामला चलता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 यहाँ पे बोरियम क्लोराइड के साथ यानी BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ में है, उसी तरह से यहाँ पे जो बेरियम है ये भी क्लोराइड के साथ है, क्लोरीन के साथ है।
लेकिन हो क्या रहा है कि जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो बोरियम है ये क्या कर रहा है, ये जुड़ जा रहा है सल्फेट के साथ, ठीक ना, और ये जो सोडियम है ये जुड़ जा रहा है क्लोराइड के साथ, ठीक ना। तो देखिए ये जो अभी आपने देखा कि जो बोरियम है ये जुड़ गया सल्फेट के साथ और बोरियम सल्फेट बना रहे हैं, जबकि जो सोडियम है ये जुड़ गया क्लोराइड के साथ और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना दिया, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब कि वो एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ध्यान रखते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं और इसी को उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है जबकि हाइड्रोजन जो है ये हटता है, ठीक है। हाइड्रोजन हट जाता है ऑक्सीडेशन में जबकि ऑक्सीजन जुड़ता है। रिडक्शन की बात करें तो इसी को अवकरण बोलते हैं, इसी को अपचयन बोलते हैं। और अपचयन या अवकरण या रिडक्शन में ऑक्सीजन हटता है जबकि हाइड्रोजन जुड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और बारे में बात करते हैं, रिएक्शन के बारे में। तो देखिए रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है, दोनों प्रक्रिया शामिल होता है, हाइड्रोजन हटता और जुड़ता दोनों यहाँ पे प्रक्रिया चलती है, इसी को रिडक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि ये जो 6CO2 + 12H2O जब रिएक्शन करता है तब निर्माण होता है ग्लूकोज, जल और फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C6H12O6 + 6H2O + 6O2 का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गया। कैसे, तो अभी जो ये ऑक्सीजन था कार्बन के साथ था, लेकिन आगे चल के देखिए ये कार्बन के साथ नहीं रह के बल्कि अलग हो गया, ठीक ना। ये ऑक्सीजन का हो गया अलग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन हटा, ठीक ना। जबकि बात करते हैं यहाँ पे जो है H2O में जो जल में जो ऑक्सीजन था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, तो अब ध्यान रखिए कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे हटा है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन हटता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन में जो जल था, ये जल जो था इसमें हाइड्रोजन का हुआ हट गया और O2 जो है ये सिर्फ अलग हो गया है, ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे जल का जो है या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में और ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए एक कॉपर ऑक्साइड है, जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ हुआ तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड जो था इसमें से जो ऑक्सीजन था इसका रिडक्शन हो गया, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था वह हट गया और सिर्फ कॉपर बच गया, जबकि जो हाइड्रोजन था इसके साथ जाके जुड़ गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था इसका ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये जुड़ गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन किसी अन्य अभिकारक के साथ जुड़ जाता है, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन किसी अन्य अभिकारक के साथ हट जाता है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है ऑक्सीजन का हुआ हटकर सिर्फ कॉपर बच गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, यानी एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। अब देखिए ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें कहा जा रहा है कि अम्लता को कम करने हेतु बेकिंग सोडा का मिलाया जाता है। अगर हमारे शरीर में या किसी भी विलयन में अगर अम्लता की मात्रा बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, अम्लता खत्म हो जाती है। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है लिटमस पेपर किससे तैयार होता है, तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। सूचक की बात करें तो सूचक में लिटमस पेपर आता है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, गुड़हल लिटमस का ये कुछ एग्जाम्पल है। लिटमस का पेपर का जो रंग है उसका बैंगनी होता है रंग लिटमस पेपर का। अब देखिए अम्ल क्षार का सूचक क्या है, तो अम्ल और क्षार के जो सूचक है इसमें लाल पत्ता गोभी आता है,
हाइड्रोजिया आता है, पिटूनिया आता है और जिरानियम आते हैं। ये कुछ अम्ल और क्षार के सूचक हैं। अब यहाँ पे देखिए CaO जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुल जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अम्ल क्षार के कुछ गुणधर्म के बारे में। तो ये जो अम्ल है और ये जो क्षार है, तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जब अम्ल जल में घुलता है तब H+ आयन देते हैं और इस स्वाद में क्या होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और इसमें ये विद्युत का चालक है, मतलब कि यहाँ से विद्युत का चालन संभव है, हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है तब साल्ट बनता है और वाटर का निर्माण होता है, मतलब साल्ट बनता है और वाटर जो है बनता है। जैसे कि HCl + NaOH का निर्माण हुआ तो साल्ट + H2O बना। एसिड जो है जब मेटल के साथ अब क्रिया करता है, या ये कहें कि मेटल जब एसिड के संपर्क में आता है तब हाइड्रोजन गैस की निर्माण होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि H2SO4 कॉपर के साथ जब आया तो CuSO4 कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन का गैस का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में, बेस के बारे में। तो देखिए जब क्षार ये जल में घुलनशील होते हैं और जल में जब घुलते हैं तब OH- आयन देते हैं। ठीक है, क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन देते हैं और स्वाद में खट्टा नहीं बल्कि कड़वा होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, आप सही कर लीजिएगा। जो भी नोट्स लोग लिए हैं सही कर लीजिएगा। स्वाद में कड़वा होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बेस जो है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और जब कोई मेटल बेस के संपर्क में आता है तब भी साल्ट का और जल का निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोई मेटल जो है बेस के संपर्क में आया तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे मैंने बताने में मिस्टेक किया कि जब कोई एसिड बेस को मिलाया जाता है तब जाके साल्ट का निर्माण होता है और जल बनता है। जबकि अगर कोई मेटल बेस के संपर्क में आता है तब वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि सभी क्षारक घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब कि देखिए जिसमें एसिडिटी का गुण पाया जाता है, कोई जरूरी नहीं कि वो सभी क्षारक जो है घुलनशील ही हो, पानी में घुली जाए। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हीं को सिर्फ क्षार कहा जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि स्पर्श इनका साबुन की तरह होता है। यानी जो भी बेस होगा इनका स्पर्श कैसे होगा, तो साबुन की तरह होगा। स्वाद में कड़वा होंगे और प्राकृतिक संक्षारक होती है। आगे बात करते हैं तो जल में अम्ल या क्षार के घुलने से उष्मा छिपी प्रक्रिया है। मतलब कि अगर कोई अम्ल या क्षार जल में घुलता है तो वहाँ पे उष्मा छिपी प्रक्रिया होगी, मतलब कि वहाँ से हीट रिलीज होगा। विलयन में आयनों के संख्या के आधार पर अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापा जा सकता है। यानी विलयन में जो आयन वह विलयन देगा, उसी आयन के संख्या के आधार पर यह पता किया जा सकता है कि कोई अम्ल या क्षार प्रबल है कि दुर्बल है, क्या है। ठीक है ना, और उसकी प्रबलता दुर्बलता कितनी है। जैसे कि बात करें तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे याद रखिएगा। और पीएच स्केल में 0 से 7 तक अम्ल को दर्शाता है और 7 से लेकर 14 के जो है बीच ये क्षार को दर्शाया जाता है। और कहा जा रहा है कि पीएच स्केल में 7 जो है ऑक्सीजन की 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है और 7 से 14 की ओर जाने पर घटती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि जब हम पीएच स्केल से 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि 7 से ऊपर जाते हैं 14 की तरफ तब जो है हाइड्रोजन की मात्रा घटती है। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में कि अम्ल क्षार को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि पीएच स्केल 0 से लेकर ये 14 तक होता है और ये जो 7 होता है इसे न्यूट्रल बोला जाता है, मतलब कि ये उदासीन है। यहाँ पे अम्ल क्षार कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ से 0 से लेकर 7 के बीच में अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। अब इसे भी
कई भागों में बांटा गया है कि 0 से 3.5 के बीच में अगर पीएच स्केल शो हो रहा है, पीएच स्केल का मान, तो इसका मतलब कि वहाँ पे प्रबल क्षार यानी क्षार की मात्रा अधिक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अम्ल की मात्रा अधिक है। जबकि हम बात करते हैं अगर 3.5 से 7 के बीच में अगर पीएच स्केल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दुर्बल अम्ल है, मतलब कि अम्ल कमज़ोर है। वही हाल इधर भी है, अगर कोई पीएच स्केल पर 7 से 10.5 के बीच में मान आ रहा है, तो इसका मतलब दुर्बल क्षार है, और 10.5 से 14 के बीच में प्रबल क्षार प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम प्रबल अम्ल के बारे में बात करें तो प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा H2SO4 और HNO3, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। अब ये जो विलयन है, अब विलयन में कुछ जो विलयन के जो है कुछ हम लोग पीएच मान देख लेते हैं कितना होता है। देखिए लार जो है, खाना खाने से पहले हमारे मुंह में जो लार बनता है उसका पीएच मान 7.2 से लेकर 7.4 होता है, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। लार खाना खाने के बाद जो बनता है इसका पीएच मान 6.4 से लेकर 6.8 होता है, और ये एसिड होता है, मतलब कि अम्लीय होता है। नींबू का जो रस होता है इसका पीएच मान 2.2 होता है, और ये एसिड होता है। रंग रहित वातित पेय जल जो होता है ये जो है 6, इसका पीएच मान 6 होता है, और ये एसिड होता है। गाजर का रस का पीएच मान 5.6 होता है, और ये भी एक प्रकार का एसिड है। कॉफ़ी की बात करें तो ये जो है पीएच मान 5 होता है, और ये भी एसिडिटी होता है। आगे बात करते हैं टमाटर के रस के बारे में, तो टमाटर का रस का पीएच मान जो है 4 होता है, और ये एक प्रकार का अम्ल है, अम्ल पाया जाता है इसमें। नल का जल या जो वर्षा जल है इसका पीएच मान 7 होता है, और ये उदासीन होता है, इसमें ना तो अम्ल पाया जाता है ना तो क्षार पाया जाता है। NaOH इसका पीएच मान 14 होता है, और ये बेस है, और इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, और क्या है, ये प्रबल क्षार कहलाता है। जबकि HCl जो है इसका पीएच मान 1 होता है, और ये प्रबल अम्ल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो जठर रस है, तो जठर रस में पीएच मान इसका 1.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और ये TRE2 का क्वेश्चन बन चुका है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे इनो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग इनो पीते हैं, हमारे पेट में कभी एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इनो लाते हैं और उसे घोर के पी लेते हैं। तो दरअसल इनो में होता क्या है, तीनों में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और एक प्रकार का क्षारीय होता है, ठीक है ना, इसलिए जल्दी से अम्लता को खत्म कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पीएच मान 14 होता है, और इनो का पीएच मान 10 होता है। मानव शरीर का पीएच मान जो है 7 से लेकर 7.8 तक होता है, यानी हमारा पीएच मान क्या होता है, बॉडी का क्षारीय होता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तब कहा जाता है कि एसिड रेन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्षा का जल कब अम्लीय कहलाता है या कब अम्लीय हो जाता है, ठीक है। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है, यानी जो शुक्र ग्रह है इसका जो वायुमंडल है यह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से इसका जो है बादल बना हुआ है, पीले बादलों से। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। अगर आपके माउथ का जो पीएच मान है 5.5 से कम होगा तो आपके दांत जो है सड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा। दांतों का एनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, ठीक है ना। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई मधुमक्खी अगर आपके शरीर पे डंक मार दिए तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा का रगड़ करेंगे तो उसका जो ये डंक का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। नेटल के पौधे के डंक वाले मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, यानी मेथल का जो नेटल का जो पौधा है वो डंक अगर मारता है या उसका डंक लग जाता है बॉडी पे तो वहाँ पे मेथनोइक अम्ल वो छोड़ देता है, और इसके इलाज में डाक का पत्ती रगड़कर ठीक किया जाता है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे नेटल का पौधा होता है जंगल में कहीं पर, तो उसके आसपास ही डॉक का भी पौधा पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्राकृतिक जो है अम्ल और क्षार के स्रोत हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं। अब देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में
ऑक्जेलिक अम्ल, और सेब में मौलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल और आंवला में स्कर्बिक अम्ल होता है। इसी तरह से जो खट्टा जो दही होता है या खट्टा दूध जिसे हम लोग कहते हैं, जो दही होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है इसमें मेथनोइक अम्ल होता है। नेटल का जो डंक होता है, नेटल का पौधा, इसमें मेथनोइक अम्ल होता है। खाद्य संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। घास में भी बेंजोइक अम्ल होता है, जबकि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, और कोल्ड ड्रिंक जो होता है इसमें कार्बोनिक फास्फेरिक दोनों पाए जाते हैं। जो कार्बनिक होता है इसके चलते कोल्ड ड्रिंक में झाग बनता है, जबकि फास्फेरिक के चलते वो खट्टा हमें लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ सूत्र दिया गया है जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कभी कभी किसी एग्जाम में। जैसे पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 कहते हैं, सोडियम सल्फेट को NaSO4 कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट को MgSO4, कॉपर सल्फेट को CuSO4, सोडियम क्लोराइड को NaCl और सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को NaCO3 और अमोनिया क्लोराइड को NH2Cl कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब रिएक्शन करते हैं तब pH मान 7 से कम होता है, और जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तब वहाँ पे pH मान 7 से अधिक होता है। क्योंकि देखिए, जिसकी प्रबलता ज़्यादा होगी उसी का मान pH स्केल पर प्रदर्शित होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अम्ल की प्रबलता ज़्यादा है तो pH स्केल 7 से कम होगा, यानी अम्लीयता इसमें होगी। जबकि यहाँ पे क्षार की प्रबलता ज़्यादा है तो यहाँ पे pH स्केल 7 से अधिक होगा, यानी ये क्षारीय होगा विलयन। ठीक है। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया है क्या, इसे समझते हैं। देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित जब करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है तथा क्लोरीन एवं क्लोर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पन्न करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब नमक के विलयन में होता क्या है कि नमक के विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है, जबकि एनोड पर क्लोरीन का निक्षेप हो जाता है और तथा NaOH बनता है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो एक प्रकार का ईंधन है और खाद के लिए इससे यानी अमोनिया खाद इससे बनता है हाइड्रोजन से। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का उपयोग जो है जल की स्वच्छता में किया जाता है, और जो स्विमिंग पूल हो गया इसमें PVC में बनाने में, रोगाणु में CFC और कीटनाशक, इन सभी में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें NaOH के बारे में तो इसका प्रयोग जो है धातु की ग्रिज हटाने में किया जाता है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है तो ये जो HCl है तो यहाँ पे इस्पात की सफाई में इसकी प्रयोग किया जाता है, अमोनिया क्लोराइड में, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है, और जब ये रिएक्शन करते हैं NaOH बनाते हैं यानी विरंजक चूर्ण बनाते हैं, और इसका प्रयोग घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नीचे बात करें हम तो CaOH का होल 2 जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तब CaOHCl2 और प्लस H2O का निर्माण करता है, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। और ये जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इसके साथ साथ कागज उद्योग में, लॉन्ड्री में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है, और पीने वाले जल में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है तो इसका प्रयोग रासायनिक जो हमारे रसोई घर है वहाँ पे किया जाता है, जैसे पकौड़ा बनाने में या जो भी हम लोग खाने का जो चीज़ बनाते हैं उसमें अक्सर प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसका अन्य नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, और इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो देखिए, एक प्रकार का एंटी एसिड है ये, और पेट की अम्लता को ख़त्म करता है, उदासीन करता है पेट को, और सोडा जो है अम्ल अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है।
अब धोने का जो सोडा है जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग, बोरोक्स जैसे सोडियम यौगिक में इसका प्रयोग किया जाता है और साफ़ सफाई में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक ना। तो जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग CSO4 का हाफ H2O कहा जाता है, ठीक ना। और ये टूटी हुई हड्डियों पे लगाया जाता है। इसके साथ साथ खिलौना बनाने में प्रयोग किया जाता है, सजावटी सामानें बनती हैं इससे, और मूर्ति का निर्माण किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो हमने आज 2 चैप्टर कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 3 से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।